बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्ला। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस जर्नी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन और टॉपिक है हमारा कोलिजन पार्ट 2। यानी कोलिजन के इस दूसरे हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होगा? यानी अगर दो बॉडीज हैं और इन दो बॉडीज में आपस में क्या हो जाए, कोलिजन, और ये कोलिजन हो वन डायमेंशन में। कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडीज वन डायमेंशन में मूव करनी चाहिए। इसके अलावा जब इन दोनों बॉडीज में कोलिजन होगा तो टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? रिमेन्स कंजर्व्ड। एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। तो इसीलिए इसमें टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों होने चाहिए रिमेन्स कंजर्व्ड। और इसके अलावा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों बॉडी जो है ना वो वन डायमेंशन में मूव करनी चाहिए, यानी हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। तो इसकी जो मैथमेटिक है वो आज हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉडीज हैं, यहाँ पे दो बॉल्स हैं। एक हो गई ये वाली बॉडी, इस बॉडी को नाम देते हैं बॉडी ए और इसका मास है m1। दूसरी बॉडी ये हो गई, इस बॉडी को यहाँ पे हम नाम देंगे बॉडी बी और इसका मास है m2। ये जो बॉडी ए है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है v1, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए को हमने कहा v1। जो बॉडी बी है इसकी वेलोसिटी कम है तो इसको हमने v2 कह दिया। यहाँ से जो वेक्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि v1 वेलोसिटी ये ज्यादा है और v2 वेलोसिटी का वेक्टर हमने स्मॉल बनाया है कि इसकी वेलोसिटी कम है। तो ये जो मास 1 है यानी बॉडी ए, ये बॉडी बी तक जल्दी अप्रोच कर जाएगा, जल्दी उस तक पहुंच जाएगा। सो ये वो कंडीशन है कि यहाँ पे अभी कोलिजन नहीं हुई। बिफोर कोलिजन की बात यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि अभी कोलिजन नहीं हुई। सो बिफोर कोलिजन जब ये दोनों बॉडीज इस तरह वन डायमेंशन में चलते चलते यहाँ पे आपस में टकराए हैं तो हम ये सपोज करेंगे कि ड्यूरिंग द कोलिजन, यानी जो कोलिजन हो रही है इस कोलिजन के दौरान कोई भी साउंड पैदा नहीं हुआ, कोई भी डेंट्स दोनों बॉडीज में पैदा नहीं हुए, क्योंकि कोलिजन कौन सी है? कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। तो फिर साउंड और इस तरह की डेंट्स पैदा नहीं होना चाहिए, इस तरह कोई हीट पैदा नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर ये तो हो गया ड्यूरिंग द कोलिजन, क्योंकि बॉडी ए जो है वो बॉडी बी तक बहुत जल्दी पहुंच गई, ए की वेलोसिटी ज्यादा थी। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है तो कुछ इंटरेक्शन होगी, कुछ चीजें एक्सचेंज होंगी और वो चीजें होंगी मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। यानी ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि इनकी एक्सचेंज हो जाएगी ड्यूरिंग द कोलिजन, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, और दोनों एक दूसरे पर फोर्सेस लगाएंगे। फिर जब ये दोनों बॉडीज इधर आ जाएंगी तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो बॉडी ए है इसकी वेलोसिटी अब कम हो गई है। जब इसकी वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी चेंज भी हो गई, तो इसको हम नाम देंगे v1 डैश। जो बॉडी बी है इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, बॉडी बी जो है, दिस इज बॉडी बी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई है तो इसका वेक्टर हमने बढ़ा दिया और ये हो गई v2 डैश, क्योंकि वेलोसिटी इसकी अब चेंज हो चुकी है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, यहाँ भी कि ड्यूरिंग द कोलिजन, तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नाउ इस कोलिजन के दौरान हमने क्या कुछ चेक करना है? कोलिजन के दौरान हमने तीन चीजें चेक करनी है। नंबर 1 मोमेंटम, नंबर 2 वेलोसिटी एंड नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर द कोलिजन ये जो मास 1 है इसका मोमेंटम होगा p1 और मास 2 का मोमेंटम होगा p2। इसका वैसे फार्मूला क्या होना चाहिए? p1 इज इक्वल टू m1 v1 और p2 इज इक्वल टू m2 v2, क्योंकि p इज इक्वल टू mv इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। इसी तरह अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जीज की, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 यानी ke1 ये हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे m1 v1 लिख लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 यानी दूसरी बॉडी ये हो जाएगी हाफ
m2v2 स्क्वायर। तो ये तो वो इंफॉर्मेशन हो गई जो हमें मिल गई बिफोर कोलिजन। अब देखते हैं कि आफ्टर कोलिजन हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आफ्टर कोलिजन भी हम यही तीन चीजें देखेंगे। नंबर वन, मोमेंटम में चेंज p1 डैश। तो p1 डैश इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए जिसका मास m1 है, तो यह हो जाएगा m1 v1 डैश। और इसी तरह p2 डैश इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 जिसका मास m2 है, तो यह हो जाएगा m2, इसकी वेलोसिटी है v2 डैश। ठीक, ये नोट कर लिया। इसी तरह अब जिक्र करते हैं काइनेटिक एनर्जीज का। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए वो हो जाएगी ke1 डैश, क्योंकि चेंज हो गई है। कोलिजन से पहले ये ज्यादा थी, कोलिजन के बाद चूंकि वेलोसिटी कम हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई है। सो दिस विल बी हाफ m1v1 स्क्वायर, और यहाँ पे डैश भी आ जाएगा m1v1 डैश स्क्वायर। इसी तरह p2 सॉरी इसी तरह काइनेटिक एनर्जी 2 दूसरी बॉडी की वो हमारे साथ आ जाएगी हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। तो ये वो पूरा डेटा हमें मिल गया बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ताकि उससे हमें टोटल मोमेंटम मालूम हो जाए। ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसलिए इसमें द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा। इसके अलावा इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगी और वेलोसिटीज का एक्सचेंज भी देखते हैं। तो ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मालूम करनी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल इनिशियल मोमेंटम ये बराबर होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम के। दूसरे अल्फाज में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये बराबर होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन कौन सी है? इलास्टिक कोलिजन। चाहे इन इलास्टिक की क्यों ना हो, कोलिजन जो है उसमें मोमेंटम होता है रिमेन्स कंजर्व्ड। अब देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम हमारे पास कितने हैं। दो मोमेंटम है, तो पी आई की जगह दो मोमेंटम आ जाएंगे p1 प्लस p2 इज इक्वल टू। अब फाइनल मोमेंटम भी दो है हमारे पास आफ्टर कोलिजन, तो ये हो जाएगा p1 डैश प्लस p2 डैश। अब p1 किसके बराबर है? वो पता है हमें कि वो m1 v1 के बराबर है और p2 बराबर है m2 v2 के। p1 डैश किसके बराबर है? वो है m1 v1 डैश और p2 डैश बराबर है m2 v2 डैश इसके। नाउ जो m1 v1 हमारे पास आया है ये बॉडी ए का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और m1 v1 डैश उसी बॉडी ए का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। इसको लिख लेते हैं कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मैं जरा इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं, ये दोनों एक साथ लिख लेंगे और ये जो बाकी जो दो टर्म रह गए हैं इन दोनों को लिख लेंगे एक साथ। तो ये हो जाएगा m1 v1, अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1 डैश। अब यहाँ पे ये जो m2 v2 डैश है ये पहले से होगा और m2 v2 यहां से शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ, तो यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस m2 v2। अब इसके बाद हम इसमें से m1 कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से m2 कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, सो v2 डैश माइनस v2। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये मालूम हो गया मोमेंटम का फार्मूला जिसमें टोटल मोमेंटम मौजूद है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम का फार्मूला मालूम हो गया जो कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और हमें पता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये होगा। ये जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है, जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, इनके बारे में तो हमें पता है कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन जो परफेक्टली 100% हो वो तो नहीं हो सकता, 99% तक हो जाएगा, जो कि हमने बिलियर्ड बाल की एक एग्जांपल दी थी लास्ट टॉपिक में। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो हेड ऑन भी हो वो यहाँ पे मुश्किल है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम तो मालूम हो गया। अब दूसरी चीज है द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ये दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं दोबारा से, इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि ये दोनों बाद में हमारे काम आ सकते हैं।
मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि कोलिजन क्योंकि इलास्टिक है तो टोटल काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन ये बराबर होने चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जीज आफ्टर कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये बराबर होने चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली हमारे पास इस सिचुएशन में दो काइनेटिक एनर्जीज हैं ke1 और ke2। इन दोनों को जमा कर लेते हैं ke1 प्लस ke2 और फाइनली इस सिचुएशन में हमारे पास दो काइनेटिक एनर्जीज हैं आफ्टर कोलिजन यानी फाइनली का मतलब है आफ्टर कोलिजन। सो ke1 डैश प्लस ke2 डैश। डैश का मतलब है कि ये दोनों एनर्जीज अब चेंज हो गई हैं लेकिन टोटल एनर्जीज चेंज नहीं हुई। तो इसका फार्मूला क्या है हाफ m1v1 स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी जगह लिख लेते हैं यानी कि E1 की जगह हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस ke2 की जगह हाफ m2v2 स्क्वायर तो आ जाएगा हाफ m2v2 स्क्वायर। ke1 डैश और ke2 डैश इन दोनों के फार्मूलाज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक हो जाएगा हाफ m1v1 डैश स्क्वायर दूसरा हो जाएगा हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है। ये जो 1/2 है ये कैंसिल हो सकता है तो ये कैंसिल हो जाएगा जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। इसके अलावा ये जो m1v1 स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन ऑफ बॉडी ए और m1v1 डे स्क्वायर इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। तो मैं इन दोनों को एक साथ में लिख सकता हूं। इन दोनों को लिखते हैं एक साथ में तो ये हो जाएगा m1v1 स्क्वायर ये तरफ इधर आ जाएगा तो माइनस m1v1 डे स्क्वायर इज इक्वल टू अब ये m2v2 डैश स्क्वायर तो पहले से है m2v2 स्क्वायर वहां चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस m2v2 स्क्वायर। यहाँ पे m1 कॉमन लेंगे तो v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर और यहाँ पे m2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। जरा इस ब्रैकेट में देखें कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे बन रहा है v1 स्क्वायर माइनस v1 डे स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन को इस फार्मूला के मुताबिक अब लिखूंगा तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश ऐसे लिखेंगे इसको यानी v1 प्लस v1 डैश फिर v1 माइनस v1 डैश ऐसे लिखा इज इक्वल टू m2। अब इसको कैसे लिखेंगे आप इसमें सोचिए शाबाश बताइए कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा v2 डैश माइनस v2 आपने भी ऐसा सोचा और फिर ये हो जाएगा v2 डैश प्लस v2 वैसे प्लस वाला पहले भी लिख सकते हैं यानी ये हो जाएगा v2 डैश प्लस v2 और v2 डैश माइनस v2। इसको हमने इस तरीके से लिखा। ये हमें मिल गया द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 4। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। एक मोमेंटम से रिलेटेड वो हमें मिल गई और उससे साबित हो रहा है कि ये जो कोलिजन है ये कौन सी कोलिजन है इलास्टिक। दूसरी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वो हमें ये इक्वेशन बता रहा है। एक तीसरी इंफॉर्मेशन भी चाहिए और वो है वेलोसिटी से रिलेटेड कि जो वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन है क्या आफ्टर कोलिजन भी वही वेलोसिटीज हैं। एक्सचेंज हो भी गया वेलोसिटीज में तो तब भी क्या टोटल वेलोसिटीज जो बिफोर कोलिजन है क्या वही टोटल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है या नहीं। ये तो हो गई तीसरी इंफॉर्मेशन लेकिन एक चौथी इंफॉर्मेशन भी चाहिए और वो होगा आफ्टर कोलिजन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हाउ कैन वी फाइंड। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं जैसे v1 डैश है यानी फिर हमें v1 डैश भी चाहिए होगा और ये जो v2 डैश है ये भी हमें चाहिए होगा कि ठीक है कोलिजन तो हो गई लेकिन कोलिजन होने के बाद वेलोसिटीज में कितना चेंज आया। अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो डायग्राम में हमारे साथ वेलोसिटीज मौजूद है यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए v1 है जो कि ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी v2 है जो कि कम है। तो कुल मिला के हमारे पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से। इसी तरह जब कोलिजन हो गया है तो कोलिजन के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी कम हो गई है और बॉडी बी की वेलोसिटी ज्यादा हो गई है
तो यहाँ पे भी आफ्टर कोलिशन कुल मिला के कुछ वेलोसिटी बन जाती है। तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन की टोटल वेलोसिटी इसके बराबर होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक इक्वेशन यहाँ पे बनाना है। उसके लिए मैंने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 4 है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से हमें वेलोसिटी से रिलेटेड एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 2, इक्वेशन 4 को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, 4 को 2 पे डिवाइड कर लिया। तो देखते हैं कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। एक तो ये m1 कैंसिल हो जाएगा m1 के साथ, और ये जो v1 माइनस v1 डैश है ये कैंसिल हो जाएगा v1 माइनस v1 डैश के साथ। इसी तरह देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या कैंसिल हो रहा है, m2 कैंसिल, और v2 डैश माइनस v2 ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर में मौजूद v2 डैश माइनस v2 के साथ। तो यहाँ पे बच गया v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है, तो ये इक्वेशन हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बॉडी ए के वेलोसिटी की, जो कि बिफोर कोलिजन की बात है। लेकिन फिर इसी बॉडी ए की बात हो रही है जो कि आफ्टर कोलिजन यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें डायग्राम को, तो डायग्राम में दो बॉडीज है, बॉडी ए और बॉडी बी। तो बिफोर कोलिजन बॉडी ए की वेलोसिटी v1 है और बॉडी बी की वेलोसिटी v2 है। तो ये हो गई टोटल वेलोसिटीज। तो फिर मुझे इस तरह करना चाहिए कि v1 और v2 को एक साथ लिखना चाहिए, ताकि मुझे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन साफ साफ दिखे। तो ये हो जाएगा v1, v2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस v2। ना ये हो जाएगा v2 डैश v1, ये जो v1 डैश है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस v1 डैश। अब ये इक्वेशन बता रहा है द टोटल वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ये जो v1 माइनस v2 है इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज, यानी वेलोसिटीज एक दूसरे के लिहाज से। अगर देखा जाए तो v1 वेलोसिटी v2 के लिहाज से ज्यादा है और v2 वेलोसिटी v1 वेलोसिटी के लिहाज से कम है। तो ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच, यानी इस वक्त ये जो बॉडीज हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। अगर देखा जाए तो m1 m2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पे हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच या टोटल वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। इसी तरह अगर हम बात करें v2 डैश माइनस v1 डैश की, तो इनको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज आफ्टर रिसेक्शन। यहां पे तो अप्रोच कर रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिसेशन की, सेपरेशन की। यहाँ पे करीब नहीं आ रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो v2 डैश माइनस v2 है इनको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ रिसेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ रिसेशन और सेपरेशन और टोटल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन आप ये नोट कर लें। तो इसके बाद इसको मजीद समझते हैं, तब तक मैं ये व्हाइट बोर्ड साफ कर लेता हूँ। वेलोसिटीज के जो दो इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हुए थे उन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक को इक्वेशन 5 का नाम दिया, दूसरे को इक्वेशन 6 का नाम दिया। ये जो इक्वेशन 6 है इसमें जो v1 माइनस v2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेलोसिटीज की तरतीब है, यानी पहले बॉडी ए की बात हो रही है फिर बॉडी बी की बात हो रही है। लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहां पे पहले बॉडी बी की बात हो रही है, उसके बाद बॉडी ए की बात हो रही है। तो अगर इसको हम रीअरेंज करना चाहें, पहले बॉडी ए की बात करें फिर बी की, तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे कॉमन। जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये v1 डैश क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पहले आ जाएगा, और v2 डैश क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा बाद में v2 डैश। इसी माइनस को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई कर लो तो यही राइट हैंड साइड दोबारा से आ जाएगा, यानी ये v1 दोबारा से क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये v2 डैश क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसको हम नाम देंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच होता है वो
बराबर होता है इन मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ रेसेशन यानी सेपरेशन। दोनों बराबर होंगी। नेगेटिव साइन क्या बताएगा? नेगेटिव साइन बताएगा कि दोनों रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन रिवर्स होने का मतलब क्या है? दोनों एक्सचेंज हो जाएगी, यानी बॉडी ए की वेलोसिटी बॉडी बी को मिल गई। चलिए फर्ज कीजिए ये जो बॉडी ए है इसकी वेलोसिटी है v1 जो कि है 10 मीटर पर सेकंड, जबकि v2 5 मीटर पर सेकंड। तो v1 10 हो गई जो कि ज्यादा है, v2 हो गई 5 कम है बिफोर कोलिजन। फिर कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के बाद ये हुआ है कि जो v1 डैश है ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड, और ये जो v2 डैश है यानी बॉडी बी की वेलोसिटी ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए कि बिफोर कोलिजन अगर हम देखें तो टोटल वेलोसिटीज कितनी है? 10 इसके साथ है और 5 इसके साथ है। इन दोनों का जो रिलेटिव निकलेगा वो क्या निकलेगा? 10 माइनस 5 5। हम ये भी कह सकते हैं ना कि टोटल वेलोसिटीज तो इन एक दूसरे के लिहाज से क्या है, यानी ये जो बॉडी ए है ना, इस बॉडी ए को बॉडी बी की वेलोसिटी 5 दिखेगी और बॉडी बी को बॉडी ए की वेलोसिटी 5 दिखेगी। तो दोनों वेलोसिटीज हो गई एक दूसरे के लिहाज से 10 माइनस 5 5। तो अगर हम टोटल वेलोसिटीज की बात करें बिफोर कोलिजन तो 10 ये है और 5 ये, लेकिन आफ्टर कोलिजन भी तो वेलोसिटीज वैसी ही है। 5 ये हो गई और 10 ये, वेलोसिटीज में सिर्फ एक्सचेंज हो गया। जिसकी वेलोसिटी 10 थी अब उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई है? 5। जिस बॉडी की वेलोसिटी 5 थी अब उस बॉडी की वेलोसिटी 10 हो गई है। तो वेलोसिटीज अभी भी अगर देखा जाए तो टोटल वेलोसिटीज सेम है आफ्टर द कोलिजन इन मैग्नीट्यूड, बट एक्सचेंज हो गया। तो माइनस जो है ना ये यही बता रहा है कि वेलोसिटीज रिवर्स हो गई, एक की वेलोसिटी दूसरे को मिल गई, वेलोसिटीज में एक रिवर्स आ गया, एक्सचेंज आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, बल्कि इसको मिटा के लिख लेते हैं in perfectly elastic collision the relative velocities of approach is equal to the relative velocities of separation in magnitude but reverse in direction. So in perfectly elastic collision the relative velocities of approach is equal in magnitude to relative velocities of separation या recession. नेगेटिव साइन शोज द वेलोसिटीज आर रिवर्स्ड। इसी तरह ये जो वेलोसिटीज है v1 माइनस v2 इसको मैं कह सकता हूं v रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस माइनस ये हो जाएगा v रिलेटिव डैश। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम चेक करें कि v1 डैश का फार्मूला क्या होगा और v2 डैश का फार्मूला क्या होगा, यानी आफ्टर कोलिजन v1 डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा और v2 डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसके लिए हमें अब फार्मूलाज बनाने हैं v1 डैश का और v2 डैश का। ये कैसे मालूम होगा कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक है? इसको एक मैथमेटिकल तरीके से भी मालूम किया जा सकता है बाय यूजिंग अ शॉर्टकट ट्रिक के कौन सा कोलिजन है। उसके लिए यूज किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। असल में ये रेशो है कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज का और कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज का, यानी इसको हम E से जाहिर करते हैं और ये E बराबर है आसान अल्फाज में वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हो जाएगी v डैश और बिफोर कोलिजन जो टोटल वेलोसिटीज होगी वो होगी v। यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेटिव और यहाँ भी रिलेटिव, यानी E इज इक्वल टू, अब देखें रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ रेसेशन या सेपरेशन ये किसके बराबर होता है? ये हमें पता है v2 डैश माइनस v1, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूं डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन या जो रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच है वो बराबर है v1 माइनस v2 के। तो v1 माइनस v2 इन दोनों का रेशो। अब अगर ये रेशो बराबर आ जाए 1 के तो तब ये कौन सा कोलिजन होगा? ये रेशो बराबर आ जाए 0 के तब कौन सा कोलिजन होगा? और ये रेशो जो है वो लेस देन 1 हो जाए तो तब कौन सा कोलिजन होगा? जब E की वैल्यू 1 हो
तो उस वक्त कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 0 हो तो कोलिजन है इनइलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर कोलिजन है पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन कब इलास्टिक होगा और कब इनइलास्टिक होगा, ये तो हमने इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मालूम कर लिया। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम मालूम करें कि जब कोलिजन हो जाता है तो उसके बाद वेलोसिटी में क्या चेंज आ जाता है। बॉडी 1 की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, v1 डैश, यह मालूम करना है। और फिर मालूम करना है v2 डैश कि बॉडी 2 की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा आफ्टर कोलिजन। v1 डैश और v2 डैश मालूम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो हमने साइड्स पर इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें से एक इक्वेशन नंबर 6 और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल अगर हम कर लें तो हम v1 डैश और v2 डैश को मालूम कर लेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। मैथ्स में एक तरीका है एलिमिनेशन मेथड। तो अगर हमें v1 डैश मालूम करना है तो हमें v2 डैश को एलिमिनेट करना होगा। चलिए इसको कर लेते हैं तो उससे मालूम हो जाएगा। सो इक्वेशन 6 implies दैट, इसके मुताबिक v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। मैं यहाँ से v2 डैश मालूम कर लेता हूँ, तो v1 डैश को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये v1 इसको लिखेंगे माइनस v2 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश। ये मालूम कर लिया। तो इस तरीके से ये जो v2 है ये हमें मालूम हो गया है। इसको पुट कर लेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन 2 implies दैट, अब यहाँ पे m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v2। चूंकि मैं v2 डैश मालूम करने जा रहा हूँ तो v2 डैश के तमाम वैल्यूज मैं यहाँ से उठा के पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में v2 डैश की जगह। सो m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2। अब v2 डैश की जगह आ जाएगा v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश और माइनस v2 अपनी जगह पे लिख लूंगा और ये ब्रैकेट बंद। यानी इस वक्त मैंने क्या अपनाया, इस वक्त मैंने एलिमिनेशन मेथड अपनाया। मैं चूंकि v1 डैश को मालूम करना चाहता था तो मैंने v2 डैश को एलिमिनेट कर दिया। और यही तरीका यूज़ होता है मैथ्स में कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं और आप एक क्वांटिटी को मालूम करना चाहते हो तो आपको दूसरी क्वांटिटी को एलिमिनेट करना होगा। और यही एलिमिनेशन मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया। नाउ m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2। यहाँ पे ये माइनस v2 दो मरतबा है तो इन दोनों को जमा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा v1, ये दोनों जमा हो जाएंगे सो माइनस 2v2 प्लस v1 डैश, ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे m1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और राइट हैंड साइड पे सब के साथ m2 को कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v1 माइनस 2m2 v2 प्लस m2 v1 डैश। अब इसको कर लेते हैं रीअरेंज। तो m1 v1 डैश को मैं m2 v1 डैश की तरफ ले आऊंगा, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। m2 v1 जो है इसको मैं m1 v1 के साथ लिख लूंगा तो ये दोनों v1 एक साथ हो जाएंगे। फिर ये माइनस m2 v2 भी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह m1 v1 इसके लिए मैं शिफ्ट कर दूंगा m2 v1 को और माइनस m2 v2 भी इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस m2 v1 और ये चूंकि यहाँ पे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा प्लस 2m2 v2 इज इक्वल टू ये जो m2 v1 डैश है इसके लिए मैं इस माइनस m1 v1 डैश को इस तरफ ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा m1 v1 डैश। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखते हैं क्या कुछ कॉमन हो रहा है। जैसे यहाँ पे v1 कॉमन हो सकता है सो m1 माइनस m2 और v1 इज कॉमन प्लस 2m2 v2 इज इक्वल टू यहाँ पे v1 डैश कॉमन हो जाएगा तो m2 ये रह गया ना m2 और m1, सो m1 प्लस m2 और v1 डैश हो गया यहाँ पे कॉमन। अब चूंकि मैंने v1 डैश मालूम करना है तो क्यों ना मैं m1 प्लस m2 को बोथ साइड्स डिवाइड कर लूं, उससे ये मालूम हो जाएगा। यानी इस तरह डिवाइड बाय m1 प्लस m2
और इस तरफ भी m1 प्लस m2 डिवाइड हो जाएगा। अब एक m1 प्लस m2 डिवाइड हो जाएगा दूसरे m1 प्लस m2 के साथ। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या रह गया, अब वो लिख लेते हैं v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस 2 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये मालूम हो गया v1 डैश यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन के वेलोसिटी में क्या चेंज आ गया कोलिजन के बाद। सो दिस इज v1 डैश। अब हमें v2 डैश चाहिए, तो v2 डैश मालूम करने के लिए हमें लंबी चौड़ी मैथमेटिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लिखेंगे सिमिलरली v2 डैश इज इक्वल टू, अब जहां पे m2 लिखा हुआ है उसको m1 कर दो, जहां m1 लिखा हुआ है उसको m2 कर दो, m2 माइनस m1 तो ये हो जाएगा m2। सो m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय ये v1 v2 हो जाएगा प्लस 2 m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये मालूम हो गया v2 डैश यानी वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन के इसमें क्या कुछ चेंजेस आ गई। v1 डैश और v2 डैश दोनों मालूम हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ये जो वेलोसिटीज के दो फार्मूलाज हैं ये दोनों हमें रियल लाइफ की सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं या नहीं। कोई एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के मुताबिक चेक करते हैं कि ये किसी रियल लाइफ की सिचुएशन पर सही देखते हैं या नहीं। और एग्जांपल एक ट्रक है और एक साइकिल। अब ये साइकिल जो है ये रेस्ट में है और ट्रक मोशन में है। ट्रक जो है ना वो साइकिल के साथ क्या करेगा, कोलिजन। तो देखते हैं कि साइकिल पे क्या असर पड़ेगा, ट्रक की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कोलिजन में देखना होता है कि वेलोसिटीज पे क्या इफेक्ट होता है। वेलोसिटीज के इफेक्ट को देखना मकसूद होता है इसमें। तो यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि m1 को कर लेते हैं मास ऑफ साइकिल, m1 इज इक्वल टू मास ऑफ साइकिल। m2 को कर लेते हैं मास ऑफ ट्रक, ताकि आपको मालूम हो कि इन दो फार्मूलाज के जरिए हम कैसे मालूम करेंगे v1 डैश और v2 डैश वेलोसिटीज का एक्सचेंज इन डायरेक्शन ना। v1 जो है इसको कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साइकिल, वेलोसिटी ऑफ साइकिल, और v2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक। नाउ सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि साइकिल इज एट रेस्ट, यानी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि साइकिल इज एट रेस्ट, साइकिल मोशन में नहीं है। तो v1 क्या हो जाएगा, जीरो, साइकिल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। v2 जीरो नहीं होगी क्योंकि ट्रक मोशन में है। इसी तरह m1 जो है वो साइकिल का मास है जो कि m2 यानी ट्रक के मास से बहुत कम है। तो हम लिख सकते हैं कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, यानी साइकिल का मास ट्रक के मास से इतना कम है कि कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू ट्रक हम कह सकते हैं कि साइकिल का जो मास है वो अप्रोच टू जीरो है। जीरो है नहीं लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है ट्रक के मुकाबले में। ये हम इसलिए भी इस तरह कर रहे हैं ताकि हमें इन दो फार्मूला से एक सही रिजल्ट हासिल हो। v2 तो जीरो नहीं है, ठीक है, एंड m2 इज वेरी वेरी लार्जर। नाउ अब जरा मालूम करते हैं v1 डैश। तो v1 डैश का फार्मूला क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस 2 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। v1 डैश इज इक्वल टू, अब देखें m1 जीरो है, जीरो लगा दिया, माइनस m2 जीरो नहीं है, डिवाइड बाय m1 जीरो प्लस m2 लिख लेते हैं वैसे ही। अच्छा v1 तो जीरो है ना, v1 इज जीरो, तो v1 जीरो हो गया प्लस 2 m2 v2 डिवाइड बाय m1 यहाँ भी जीरो है प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए कि v1 डैश इज इक्वल टू, ये जीरो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा, प्लस m2 कैंसिल, यानी कुछ इस तरह आता है 2m2 v2 एंड डिवाइड बाय m2, तो m2 कैंसिल, v1 डैश इज इक्वल टू 2v2। v1 डैश मालूम हो गया। v1 डैश क्या है, साइकिल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो जब ट्रक की और साइकिल की कोलिजन हुई है तो इस वक्त साइकिल की वेलोसिटी कितनी हो गई, साइकिल जा रहा है ट्रक की वेलोसिटी के डबल, यानी ट्रक जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा था उसने फिर साइकिल के साथ कोलिजन की है, तो साइकिल जो है ना वो ट्रक की वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी लेकर अब तेजी के साथ दौड़ रहा है और दूर कहीं जाके वो गिर गया। अब जरा v2 डैश मालूम करते हैं कि ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा या नहीं आफ्टर कोलिजन। तो v2 डैश का फार्मूला क्या है,
सो v2 डैश इज इक्वल टू m2 तो जीरो नहीं है, m1 जीरो है, m2 प्लस m1 यहाँ भी जीरो, v2 जीरो नहीं है, ट्रक की वेलोसिटी है, और यहाँ पे जब v1 जीरो लगा देंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि साइकिल की वेलोसिटी जीरो है। तो v2 डैश इज इक्वल टू ये m2 और ये m2 दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू v2। सो v2 डैश किसके बराबर आ गया, v2 के। मालूम हुआ कि v2 डैश क्या है, ट्रक की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। v2 क्या है, ट्रक की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो जब ट्रक टकराया है साइकिल के साथ तो बिफोर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन उसकी वही वेलोसिटी हो गई, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये हो गई पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन इसके उलट होनी चाहिए, वो ये, तो साइकिल इज इन मोशन, साइकिल को मोशन में कर देते हैं, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर ना होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी है, बाकी अभी भी ट्रक का जो मास है वो साइकिल के मास से ज्यादा है, m1 इसमें भी जीरो है, साइकिल का मास ट्रक के मुकाबले में बहुत कम है। v2 जो है ना ये जीरो हो गया, साइकिल इज इन मोशन वाइल ट्रक इज एट रेस्ट। अब ट्रक जो है ना वो रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है, तो v2 वो जीरो कर लेते हैं, m2 ज्यादा है। अब मालूम करते हैं, मैं दोबारा बताता हूं, ट्रक रेस्ट में है और साइकिल आके ट्रक से टकरा जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, साइकिल की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा आफ्टर द कोलिजन, ये देखते हैं। तो इस सिचुएशन में साइकिल इज इन मोशन व्हाइल ट्रक इज एट रेस्ट, तो फिर v1 डैश जो है ना वो जीरो नहीं होगा, यानी साइकिल चूंकि मोशन में है तो साइकिल की वेलोसिटी v1 है, ये जीरो नहीं होगी। इसी तरह जो मास ऑफ ट्रक है वो मास ऑफ साइकिल से ज्यादा होगा, ठीक है, और मास ऑफ साइकिल ट्रक के मुकाबले में अप्रोच टू जीरो, ये भी ठीक है। v2 डैश यानी अभी ट्रक जो है ना वो रेस्ट में है, तो v2 जीरो होगा। देखते हैं कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ साइकिल पे क्या असर पड़ेगा, तो v1 डैश इज इक्वल टू m1 क्या है जीरो माइनस m2 डिवाइड बाय m1 जीरो है प्लस m2 प्लस ये v1 है, v1 जीरो नहीं है, v2 जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सो v1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 डिवाइड बाय प्लस m2, ये दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस में, और ये v1 आ जाएगा अपनी जगह पे। इससे मालूम हो गया कि जब साइकिल आएगी और वो ट्रक से टकरा जाएगी, तो जिस वेलोसिटी के साथ टकराई है उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी, ट्रक पे कुछ असर नहीं पड़ेगा और साइकिल जो है ना वो बाउंस बैक हो जाएगी। ये जो माइनस का साइन है ये यही बता रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, लेकिन आमतौर पर सेम नहीं होता, कोई साउंड पैदा हो जाती है, कुछ ना कुछ डेंट्स अगर पड़ गए साइकिल में, ट्रक पे भी कर सकते हैं, तो फिर टोटल वेलोसिटी फिर सेम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी जो है ना वो सेम नहीं होगी। इसी तरह चेक करते हैं v2 डैश, यानी ट्रक की वेलोसिटी, ट्रक पे क्या असर पड़ेगा आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो v2 डैश इज इक्वल टू m2 तो जीरो नहीं है, सो m2 माइनस जीरो, m1 जीरो है, m2 प्लस जीरो, m1 जीरो मल्टीप्लाई बाय ट्रक की वेलोसिटी जीरो प्लस 2, m1 जीरो है, जब m1 जीरो है v1 जीरो नहीं है, डिवाइड बाय m2 प्लस m1। अच्छा, ये जीरो जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाले जीरो भी इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा, तो v2 डैश इज इक्वल टू जीरो। इससे मालूम हो गया कि जब साइकिल टकराएगा ट्रक के साथ तो ट्रक जो है उसकी वेलोसिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पे एट रेस्ट खड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।